अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे, क्वेश्चन 4 नहीं हो रहा। ओके जी, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज अ थर्ड टर्म ऑफ 20 and a sum to infinity is 3 times the first term. Sum to infinity is 3 times the first term. Find the first term. अच्छा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? सबसे पहले दिया हुआ है कि एक तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपीओ, ठीक है। और उसकी थर्ड टर्म जो है वो उसने दी हुई है कि वो 20 है। तो क्या जनरल टर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। वेरी गुड। दूसरी क्या बात कर रहे हैं वो? सम टू इंफिनिटी 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। सम टू इंफिनिटी जो है वो 3 टाइम्स दी फर्स्ट टर्म है। तो सम टू इंफिनिटी is equals to 3 times the first term. S infinity is equals to 3. Find the first term. A आपने find करना। ओके, ये दो इक्वेशंस है। सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? A ओवर 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3A। A ओवर 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3A। यहाँ से आपके पास आर निकल आएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर 1 माइनस आर is equals to 3. 1 minus r is equals to 1 by 3. 3 minus 3r is equals to 1. 3 minus 1 is equals to 3r, and r is equals to 2 by 3. r is equals to 2 by 3. r आ गया आपके पास। यहाँ से अब आप a निकाल लें, इस r की वैल्यू को इसमें पुट कर लें, a आ जाएगा आपको। a is equals to a 2 by 3 whole square is equals to 20. 4 by 9 is equals to 20. ए आपके पास आ जाएगा 20 टाइम्स 9 बाई 4। 4 5 are 20 and 5 9 are 45। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 45। ये आपके फाइनल समझ आया? ठीक है, ध्यान बेटे, समझ आया? नोट डाउन कर लिया। जैने बच्चे समझ में आया? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखेंगे। इसको इरेज कर दो आते का। अच्छा जी, कर कर ठीक कर ले। हो गया यार? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट 2 देखो। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगला क्वेश्चन एपी का है, इज सच दैट eighth term is 3 times the third term. Eighth term is 3 times the third term. यानी A8 is equals to 3 times A3.
ठीक है। शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, अब आपने ये शो करना है कि S8, सॉरी S infinity लिख दिया, S8 is 4 times the sum of फर्स्ट 4 टर्म। अच्छा ये आप, ये इक्वेशन नहीं गिवन, ये हमने प्रूव करनी है, ये गिवन नहीं है, वो कह रहे शो करें आप। ठीक है, ओके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये चीज हमने प्रूव करनी है, यानी हमने 8 टर्म्स का सम निकालना है और 4 टर्म्स का सम निकालना है, और ये प्रूव करना है कि 4 टर्म्स के सम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टर्म्स का सम आ जाए। अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, n/2, 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, यानी कि आपको a की वैल्यू और d की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। a8, a8 आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस 2d। ओके, arithmetic progression is such that eighth term is there is 3 times it show that the sum of first, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये दिए तो एक ही क्वेश्चन बन रही है यहाँ पे। a प्लस 7d is equals to 3a प्लस 6d, ये आपके पास आ जाएगा 3a माइनस a प्लस 6d माइनस 7d is equals to 0, यानी कि 2a माइनस d is equals to 0। यहाँ से एक और चीज भी आपको समझ में आ रही है कि 2a इक्वल्स टू डी, यानी डी जो है वो 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म है, हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू 2a। और तो कोई इक्वेशन नहीं बन रही, लेकिन यहाँ से हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, अच्छा S8 कैलकुलेट करते हैं जी पहले। S8 कैलकुलेट करें, S8 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8/2 2a प्लस n-1, डी नहीं लिख रहे हम, डी की जगह क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। S8 is equals to 8a, और ये भी 8a ही बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो 8a को n से मल्टीप्लाई, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस n-1 टाइम्स 8a। अभी आप S4 निकालें, S4 क्या होगा, 4/2, कैसे, क्या कह रही, 8a प्लस n-1 टाइम्स 8a। oops, yes, तो ये आ जाएगा 7a, 7 टाइम्स 2a, S8 is equals to 4 2a प्लस 14a। S8 क्या आ रहा है, 16 टाइम्स 4 64 है, ये S8 आ गया आपके पास। अच्छा, अब आप S4 निकालेंगे, S4 में इधर ऊपर कैलकुलेट करने लगा, S4 हो जाएगा 4/2 .
2a plus n minus 1 2a 2a plus 6a, ये आ जाएगा 16a। S4 आ जाता है आपके पास 16a। तो S8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स 16a, लिख सकते हैं। ये 16a ही था ना, 14a प्लस 2a 16a था। तो 16a क्या था आपके पास? S4 था। तो therefore S8 is equals to 4 times S4। Proof। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। डन। ये है जी, नहीं, ये वो नहीं लग रहा। A circle is divided into 6 sectors in such a way that angles of the sectors are in arithmetic progression। एक कंप्लीट सर्कल के सेक्टर्स को इस तरीके से डिवाइड किया है, सेक्टर्स में इस तरीके से डिवाइड किया कि हर सेक्टर का एंगल जो है वो एक एपी बना रहा है। मतलब एक छोटा सेक्टर है, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके, फिर एक और कांस्टेंट नंबर ऐड करके, तो 6 सेक्टर्स बने आपके पास टोटल। The angle of the largest sector is 4 times the angle of the smallest sector। टोटल कितने सेक्टर हैं? 6। यानी A6 जो है, जो 6 टर्म है, वही उसका एंगल भी होगा, is 4 times the angle of the smallest sector, यानी पहला जो सेक्टर है आपके पास। A6 is equal to 4 times A, जो पहला आपके पास सेक्टर। Given that the radius of the circle is 5 centimeter, find the parameter of the smallest sector। स्मॉलेस्ट सेक्टर का पैरामीटर निकालना है। स्मॉलेस्ट सेक्टर के पैरामीटर के लिए ये थोड़ा सा सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन आ गया है एएस का, या फिर आईजीसीएसई में जो आपका मेंसुरेशन था। आपको ये आर्क लेंथ चाहिए और 2 रेडियस चाहिए। आर्क लेंथ निकालने के लिए आपको रेडियस दिया हुआ है, यस रेडियस गिवन है। आपको फिर आर्क लेंथ चाहिए, आर्क लेंथ निकालने के लिए एंगल चाहिए, यानी आपको ए की वैल्यू चाहिए। ओके, एक और चीज भी इसके अंदर इनडायरेक्टली गिवन है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अपेरेंटली सिर्फ ये चीज गिवन है, लेकिन एक और चीज है जो इनडायरेक्टली गिवन है। वो क्या होगा? सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक चीज ऑब्वियस है। यस, द सम ऑफ ऑल 6 टर्म्स, यानी सारे के वो कितना है? 360। ये भी उसने आपको दिया है। ओके, तो A6 जो कि टेक्निकली आपके पास क्या होगा? A प्लस 5D, A प्लस 5D। S6 क्या हो जाएगा? 6/2 2A प्लस 5D, यही होगा। 2A प्लस 5D, ये हो गया 3। और राइट, इसको हम, और ये इक्वल है 360 के, इसको हम ऑल इन टर्म्स ऑफ ए लिख सकते हैं। ये 2A प्लस 5D है ना, A प्लस 5D किसके इक्वल है? 4A के। तो यहाँ से एक A स्प्लिट कर लें, A प्लस 5D इज इक्वल टू 360। A प्लस 5D किसके इक्वल है? इसकी जगह 4A आ जाएगा। 3A प्लस 4A इज इक्वल टू 360। तो 5A, 5 टाइम्स 3 15, 15A is equals to 360, A is equals to 360 over
15, 24 यानी सबसे छोटा जो एंगल है वो कितना है, 24 डिग्रीज है। समझ आया कि नहीं आया रेहान, नहीं समझ आया? दोबारा देख, ये बात समझ में आई है कि जो उसने बोला है कि a+5d यानी सिक्स टर्म जो है, छठा एंगल जो सबसे बड़ा है, उसने ये नहीं बोला सिक्स एंगल, उसने बोला जो सबसे बड़ा एंगल है वो आपको पता होना चाहिए वो सिक्स ही होगा, क्योंकि टोटल 6 ही सेक्टर्स बने। जो सिक्स टर्म है, जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, वो 4 टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल है। ये वहां से ये इक्वेशन बनती है। ये बेसिकली ये जो चीज है ये a6 है। ये आपके पास आ गया। इसको बल्कि और आसान करना है तो आप यूं कर लें, 5d = 3a। ओके, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लें। d क्या आ जाएगा आपके पास, 3/5a। ये समझ आया? ये d की वैल्यू, a की निकालनी है, a की निकाल लें, d की निकालनी है, d की निकाल लें, जैसे आपकी मर्जी है। मैंने d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आगे उसने एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको अपेरेंटली नहीं थी पता, लेकिन 6 के 6 एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर साइजेस, टोटल सम कितना आएगा, 360, क्योंकि सर्कल है। तो ये आपके पास S6 क्या होगा, 6/2 फॉर्मूला था, n/2 2a + n-1, 6 - 1 क्या आएगा, 5d। और ये चीज किसके इक्वल है बेटा, 360 के। 3 आ गया, 2a + 5d की जगह आप क्या लिख लें, 3/5a। 5 5 से कैंसिल हो गया, 3a + 2a हो जाएगा 5a। 360 = 3 टाइम्स 5a, 360 = 15a। यहाँ से आप a कैलकुलेट कर लेंगे 24 डिग्री का। a फर्स्ट टर्म यानी स्मॉलेस्ट एंगल इस सिचुएशन के हिसाब से। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या आ गया आपके पास, 24 डिग्री। आगे आपकी आईजीसीएसई की वो मेंसुरेशन है, आर्क लेंथ का क्या फार्मूला था याद है, θ/360 इंटू 2πr। थीटा अब आपके पास है 24, इसमें पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा 24/360 टाइम्स 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर। आर की वैल्यू भी उसमें दी हुई है 5 है। ये आपके पास आता है 2π/3। आर्क लेंथ कितनी आ गई बेटा, 2π/3। ये आर्क लेंथ है, उसने क्या मांगा है आपसे, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होगा, आर्क लेंथ प्लस दोनों रेडियस। तो ये रेडियस कितना है, 5, ये भी 5 ही होगा, रेडियस सेम ही लेंथ का होगा। 5 + 5 10 आ गया। फिर पैरामीटर आपके पास हो जाएगा 2π/3 + 10। इसको कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास आ जाता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 12.1 सेंटीमीटर्स। ओके, ठीक है, क्लियर है? डन। अच्छा, पार्ट बी देखो जरा इसका। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी की बात कर रहे हैं। 3 टर्म्स दी हुई है उसमें, 2k + 3, k + 6 एंड k। ये तीनों टर्म्स
दी हुई है उसने आपको। गिवन दैट ऑल टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव, इनमें से कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, सारी पॉजिटिव है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के। बेटा जीपी के बारे में क्या खास बात है, कॉमन रेशो होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रेशो। तो एक रेशो जो आपकी यहां से निकलेगी k plus 6 over 2k plus 3, that will be same as the ratio obtained from these two consecutive terms. ये इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस भी किया है। k over k plus 6, यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी k plus 6 whole square is equals to k times 2k plus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। k plus 6 whole square पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a square plus 2ab plus b squared is equals to 2k squared plus 3k, k squared minus 2k squared plus 12k minus 3k plus 36 is equals to 0। ये कौन सी इक्वेशन बन रही है बेटा आपके पास, शाबाश, क्वाड्रेटिक। माइनस के स्क्वायर प्लस 9k प्लस 36 इक्वल्स टू 0, या फिर प्लस के स्क्वायर माइनस 9k माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। आप लोग जब पेपर पे करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जरूर शो कीजिएगा, बाकी बेशक कैलकुलेटर पे कर लें। अभी मैं स्पेस की वजह से क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लिख रहा, तो सब वो आता है आप लोगों को। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -9 है और सी की वैल्यू -36 है। सो के की एक वैल्यू आ गई आपके पास -3 और के की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है 12। अब जरा इसकी ये जो आखिरी बात थी ये इसके ऊपर ध्यान दें। ये कह रहा है गिवन दैट ऑल टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पॉजिटिव, तो इनमें से के की कौन सी वैल्यू आप लेंगे। ये एक टर्म इनमें से सिर्फ के भी है, तो अगर आप बाकियों की कैलकुलेशन ना भी करें कि वो पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव, एक टर्म सिर्फ और सिर्फ के है, तो वो कह रहा है के या तो -3 है या 12 है, तो इनमें से नेगेटिव आप इग्नोर करेंगे, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसकी रिजेक्शन शो कर दें आप। तो के की वैल्यू क्या आ गई 12, ये आपका आंसर आ गया पार्ट 1 का, बी पार्ट 1 का आंसर ये। आगे वो कह रहा है सम टू इन्फिनिटी निकाल। सम टू इन्फिनिटी का क्या फार्मूला है, ए ओवर 1 माइनस आर। उसके लिए आपको ए भी चाहिए और आर भी चाहिए। ए आपके पास पहली टर्म है, के की वैल्यू आ गई, पहली टर्म बताएं क्या होगी, ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स 12 इज 24, 24 प्लस 3 इज 27, ये ए की वैल्यू आ गई। आर आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज करके आर निकालने, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, ये निकाल लेते, इससे कर लेते हैं। आर आ जाएगा आपके पास 12 ओवर 12 प्लस 6 कितना होता है बेटा, 12 प्लस 6 18, जो सिंप्लीफाई होके क्या दे देगा आपको 2/3। इसमें मैंने के की वैल्यू पुट की है 12, तो आर की वैल्यू आ गई। अब आप सम टू इन्फिनिटी निकाल लें, जैसे ऑनवर्ड में यहाँ पे कर रहा हूँ। सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर, क्या आंसर आ रहा है 81।
अच्छा जी, ये अगर आप देखें अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के आईजीसीएसई में कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर उस टाइप का क्वेश्चन आता था, और यहाँ पे हम इसको अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। क्वेश्चन जरा पढ़ ले पहले, ये क्या कह रहा है। अ टेलीविजन क्विज शो टेक्स प्लेस एवरी डे, ठीक है। ऑन डे 1 prize money is 1000, prize money is 1000. If this is not won, the prize money is increased for the day 2. अगर पहले दिन ये किसी ने भी नहीं जीती तो नेक्स्ट डे जो है वो प्राइज मनी जो इसको बढ़ा दिया जाएगा। The prize money is increased in a similar way every day until it is won. आप डे 3 पे चले जाएं, डे 4 पे चले जाएं, चलते जाएं, एक ही मैनर से ये इंक्रीज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर रोज आपने 500 बढ़ाना है तो नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा? 1500। नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा? 2000। नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा? 2500। तो ये कौन सा सीक्वेंस बन जाता है? एपी। और अगर वो कहता है कि आप लेट्स सपोज 2 से मल्टीप्लाई करके इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कितना होगा? 2000, फिर 4000, फिर 8000। ये कौन सा सीक्वेंस बन जाता है? जीपी। तो उसके कहने का ये मतलब है या एपी होगा या जीपी होगा। The television company considered the following two different models for increasing the prize money. दो मॉडल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो प्राइज मनी को इंक्रीज कर रहे हैं। मॉडल 1 क्या कह रहा है? मॉडल 1 है इंक्रीज द प्राइज मनी बाय $1000 ईच डे। डेली जो है 1000 इंक्रीज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा? 2000। नेक्स्ट डे 3000। नेक्स्ट डे, तो एवरी डे $1000 इज बीइंग इंक्रीज्ड ऑन द जो प्रीवियस पे था, और इसी तरीके से चलता जा रहा है जब तक वो प्राइज मनी को विन नहीं कर जाता। ये था आपका मॉडल 1। मॉडल 2 क्या कह रहा है? इंक्रीज द प्राइज मनी बाय 10% ईच डे। हर दिन का जो 10% है वो इंक्रीज कर दो। तो पहले दिन 1000 का 10% इंक्रीज करेंगे तो वो क्या, वो कितना हो जाएगा नेक्स्ट डे? 1000 का 10% कितना होगा? 100। तो उसमें पहले दिन अगर 1000 है तो नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा? 1100। फिर उससे नेक्स्ट डे आपने 1000 का नहीं, 1100 का 10% इंक्रीज करना है। 1100 का 10% इंक्रीज करेंगे वो कितना हो जाएगा? 1100 का पहले 10% निकालें, कितना आता है? 121, 110। तो नेक्स्ट डे कितनी हो जाएगी अमाउंट? 1210। नेक्स्ट डे इसका 10% लगेगा। वो जो 10% इसका कैलकुलेट करके इसमें ऐड करें, इधर आगे आ जाएगा। इसमें ऐड करें, कितना आता है? प्लस 1210 करें, ये इस तरीके से इंक्रीज होगा। ये चीज आप लोगों ने आईजीसीएसई में क्या पढ़ी थी? ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो मॉडल नंबर 2 है, सॉरी, ये M2 था। मॉडल 2 इज बेसिकली द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ योर आईजीसीएसई। मॉडल 1 क्या था? मॉडल 1 क्या था आईजीसीएसई में? सिंपल इंटरेस्ट। एक फिक्स्ड अमाउंट जब आप इंक्रीज कर रहे होते हैं, वही अमाउंट बार बार ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाता है आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये कैसे पता चला? यहाँ सिंपल इंटरेस्ट को तो नजर आ रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे आप डिवाइड करें, आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगा। करें जरा, 1100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आता है? 1.1। 1.1 क्या है आपके पास? आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है? और ऊपर वाले केस में डी की वैल्यू क्या है? 1000। अब इधर लिखा हुआ है 10%। ये तो मैंने अभी समझा रहा हूँ ना, तो इसलिए बड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया।
पेपर में आपने ये लंबा काम नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट आर, ये पढ़ते साथ आप बताएं आर क्या है। तो 10% से मुझे बताएं 1.1% कैसे करेंगे आप, बताएं। 10% ये कितना बनता है पहले ये बताएं। 0.1, इसको आप 1 में ऐड कर, नहीं समझ आया? हर बार ऐसे कर, 10% है ना, आप 1 + 10% कर दें, आपके पास आर आ जाएगा। करें, एक कितना आता है 1 + 10/100। 1 + 1.1 आ रहा है। अगर वो आपको बोलता है 25%, 1 + 25/100, आर की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है? 1 पॉइंट। तो 25% और 1.25 में फर्क नजर आ रहा है। तो आर कैसे निकालना है आपने, तो ये आपने आर हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। और 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ बताएं, सोच के बताइएगा। 1 क्यों ऐड, सोच के बताएं, बेसिक सा क्वेश्चन है, सोचें। 10% में मैं 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ, या 25% में आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ? चलें, इसको सोचिएगा ना, ठीक है। अच्छा, on each day that prize money is not won, the television company makes a donation to charity. हर दिन जब प्राइज मनी नहीं जीती जाती, तो जो टेलीविजन कंपनी है वो चैरिटी करती है, ठीक है। द अमाउंट डोनेटेड इज 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्राइज ऑन दैट डे। उस दिन जितनी अमाउंट बन रही होती है ना, उसका 5% चैरिटी करती है। अगर लेट सपोज वो मॉडल 2 पे चल रहे हैं, डे 4 आ गया, अभी तक किसी ने नहीं जीता, डे 4 एंड हो गया है, तो उस दिन इतने पैसे बनते थे, इसका 5% जो है वो क्या कर देंगे, चैरिटी दे देंगे, ठीक हो गया। अगर वो एपी पे चल रहे हैं, मतलब मॉडल 1 पे चल रहे हैं, तो डे 4 एंड हो गया, किसी ने अमाउंट नहीं जीती, 4000 रुपीज बने, तो इसको के ऊपर वो क्या लगाएंगे, 5% और चैरिटी कर देंगे। आफ्टर 40 days द प्राइज मनी हैज स्टिल नॉट बीन, 40 दिन गुजर गए, अभी तक किसी ने भी प्राइज मनी नहीं जीती। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट डोनेटेड टू चैरिटी, चैरिटी में टोटल कितनी अमाउंट दी है, आप मुझे ये बताएं। इस दिन कितने, इस दिन 5% इसका भी, 5% इसका भी, 5% इसका भी, 5% इसका भी, रोज जा रहा है, ऐसे ही है ना, ये सारे ऐड होंगे। तो आप एक काम करें, 40 दिन की टोटल अमाउंट निकालें, टोटल अमाउंट बनती कितनी थी 40 दिन की, नहीं वो तो डे 40 की अमाउंट है ना, पिछले सारे ऐड करने हैं, हर दिन की अमाउंट ऐड करनी है, क्योंकि रोज चैरिटी दे रहे हैं। सिर्फ 40th डे तो नहीं ना चैरिटी देनी, जो आप 40th डे की बता रहे हैं, सम ऑफ चैरिटी गिवन ऑन 40 डेज। आप एक काम करें, 40 दिन की टोटल अमाउंट बना लें कितनी बन चुकी है। तो S40 आपने निकालना है, क्या निकालना है, S40। तो 40/2, 2A क्या है मॉडल 1 में, 1000 प्लस N-1, 40 - 1 is 39। तो डी क्या है आपके पास, 1000, ये आपके पास आ जाएगा 20 times 2 into 1000 is 2000 plus 39,000, ये आपके पास आ जाती है 820,000।
820,000 टोटल 40 दिनों की अमाउंट बनी है। ठीक है, अब इसका 5% निकाल लें, क्योंकि रोज 5% दे रहे हैं, बजाय इसके रोज का 5% निकाल के उनको ऐड करें। हमने 40 दिन की प्राइस मनी ऐड कर दी है, तो इसका प्राइस मनी क्या आ रहा है 5%। देयर फॉर चैरिटी क्या आ गई 5% ऑफ 820,000 41,000। अगर मॉडल 1 पे आप चल रहे हैं तो 41,000 की चैरिटी आपने। ओके, मॉडल 2 जीपी बन रहा था आपके पास, कॉमन रेशियो चल रही है उसके अंदर 1 पॉइंट। देखो ये मैंने इतनी लंबी सारी बात इसलिए बताई है कि आपको एक तो ये ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकूं, जीपी पे बता सकूं, वरना ए लेवल का इसमें सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है 1 प्लस जो परसेंटेज के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके पास ये आर की वैल्यू आ जाएगी 1.1, ये कॉमन रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अगर आप अगर वो इस तरह से नहीं भी समझ में आया, आपको उसने मॉडल बता दिया कि इस मॉडल से इंक्रीज हो रहा है, आप जैसे ये मैंने यहाँ टर्म्स निकाली है, आप वो टर्म्स निकालें, देख रहे हैं आप कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो कॉमन रेशियो सेम होगी, कॉमन रेशियो निकाल लें, वो आपके पास 1.1 आ जाए। अच्छा जी, अब इसी तरीके से 5% इस दिन का, 5% इस दिन का, 5% इस दिन का, 5% इस दिन का, रोज का 5% जा रहा है, रोज 5% जा रहे हैं, तो बजाय इसके आप रोज का 5% निकालें और उनको ऐड करें। आप 40 डेज की मॉडल 2 के हिसाब से चैरिटी निकालें, सम ऑफ 40 डेज निकाल लें जीपी का, सम ऑफ 40 डेज कितना बन जाएगा, क्या फॉर्मूला था, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1। ए क्या है इसमें 1000, आर है 1.1, पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें, फ्रैक्शन बटन 1000 multiply by bracket open 1.1 power 40 and then minus 1 bracket close 1.1 minus 1। तो 40 डेज की आपके पास टोटल चैरिटेबल जो टोटल अमाउंट है प्राइज मनी की, वो आपके पास बन रही है 442,592 and 56 cents। इसका 5% निकाल लें, 22,129 and 63 cents। ये आपने टोटल अमाउंट दी है चैरिटी में। इफ यू आर फॉलोइंग मॉडल नंबर 2, ये इसके आंसर चेक भी कर लेते 41, 22, 129। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मिल दिया, खैर कोई मसला नहीं। ठीक है, समझ आया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल है और करने में आसान है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और एक दफा मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, जो वो कह रहा है आप वो लिख लें, लिख लिया मैंने, यहाँ से आप देखें, अब या ये एपी होगा या ये जीपी होगा, आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आता कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से आप आर कैसे निकालेंगे, 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, ये सोच के मुझे कल बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।